एपिसोड शूटिंग में हम पिछले एपिसोड से 10 दिन बाद से देखते हैं। ये वो दिन है जिस दिन इस सेट के 3 कैंडिडेट्स सेलेक्ट करके दूसरी एकेडमीज के बीच में जो कंपटीशन होने वाला है उसके लिए भेजा जाएगा। इन 3 कैंडिडेट्स को ब्लेसिंग देने के लिए सेट के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो सबके सब एक जगह इकट्ठा होता है। हैंसेन और यूफेंग भी इसके पर आते हैं। यूफेंग कहने लगती है तुम तीनों को हमारे पूरे सेट की तरफ से चुना गया है, तुम वहां पर जाकर हमारे सेट को रिप्रेजेंट करोगे। हमें उम्मीद है कि वहां पर तुम्हारी जीत होगी और जितने भी कल्टिवेटर तुमसे फाइट करने के लिए आएंगे उन सभी को तुम तीनों हरा दोगे। ये ब्लेसिंग सुनकर चुने गए ये तीनों कल्टिवेटर सुनैन, जियान चैंग और तीसरा कल्टिवेटर शीफी काफी खुश जाते हैं। इसी टाइम पर एक बड़ा सा ईगल इस जगह पहुंचता है। उसके ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है जो कि इन सभी से कहने लगता है सुनैन, जियान चैंग और शीफी जल्दी से ऊपर आ जाओ, हमें कंपटीशन के लिए जल्दी से निकलना होगा। ये सुनने के साथ ही शीफेंग और जियांग चैंग तो तुरंत चलकर इस ईगल के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन सुनैन ऊपर नहीं चढ़ता। शीफेंग कहने लगता है सुनैन तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से ऊपर आ जाओ। सुनैन कहता है मुझे माफ कर दो, मैं वहां नहीं आ सकता। ये तो सुनैन अपने पास से इस रिंग को बाहर निकालता है और फिर इसे एक्टिवेट करता है। उसके साथ करने के साथ ही रिंग के अंदर से सीयू बाहर आती है। सुनैन तुरंत ही उसके ऊपर चढ़ जाता है और फिर बाकी को बताता है कि सीयू को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी और बीस्ट के ऊपर राइड करूं, इसलिए तुम लोग आगे बढ़ो, मैं सीयू के ऊपर से ही तुम लोग को फॉलो करता हूँ। इसी के साथ ही ये तीनों कल्टर यहाँ से निकल जाते हैं। नीचे साइड में जितने भी कल्टर होता है वो सबके सब इन्हें बायोग्राफ करने लगते हैं। तभी पता चलता है किसी कल्टर के पास में कोई बीस्ट का होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चैंगबुडी के पास में भी एक बीस्ट है। वो इस टाइम पर एक ब्लैक पेंथर के ऊपर है और तेजी से इन दोनों का पीछा करने लगता है। इन दोनों ईगल्स का पीछा करते हुए चैंगबुडी कहता है वहां पर जब वो फाइट होगी तब वो फाइट काफी शानदार होगी, मैं किसी भी तरीके से इस फाइट को मिस नहीं कर सकता, मुझे उस कॉम्पिटिशन में जाकर सुनैन को पूरा सपोर्ट करना होगा। यहाँ से हम कुछ मिनटों बाद देखते हैं सुनैन आराम से अपने ईगल पर बैठा हुआ है और कुछ कल्टिवेशन वगैरह कर रहा है। ये देखकर शीफी कहता है ये लड़का सुनैन क्या कर रहा है। इस टाइम हम देखते हैं लेंग यूरान भी यहीं पे ही है जो कि दूसरे ईगल के ऊपर है। जियांगचन कहता है इस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा है ये यहाँ पर अपना कल्टिवेशन कर रहा है, इस टाइम पर ये अपनी स्वॉर्ड स्किल को सीखना चाह रहा होगा। शीफेंग कहता है इस स्वॉर्ड स्किल वो भी इस तरीके से हवा में, क्या सच में ये पॉसिबल है। लेंग यूरान कहती है हाँ ये पॉसिबल है, इस स्वॉर्ड स्किल को कहीं भी और कभी भी सीखा जा सकता है। सुनैन की पहले ही स्वॉर्ड स्किल्स काफी शानदार है, इसके अलावा उसके पास में एक स्वॉर्ड स्किल जिसका नाम विंड स्किल है वो पहले से ही है। मुझे यकीन है कि उसी के ऊपर और ज्यादा काम कर रहा होगा। अगर उसने एक बार इसे कंप्लीट कर लिया तो उसकी विंड स्किल और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। लेंग यूरान जब भी कुछ कह रही होती है तब शीफेंग को ये सब समझ में नहीं आता, क्योंकि वो इस स्वॉर्ड स्किल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता है। वो अलग तरह के वेपन्स का फाइट में यूज करता है, इसलिए वो रोते हुए सोचता है इन लोगों की बातें तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझे पता ही नहीं है लोग कल्टिवेशन के अंदर इस स्वॉर्ड स्किल किस तरह से यूज करते हैं। यहाँ से अब हम 3 दिन बाद से देखते हैं सुनैन और बाकी सब एक दूसरी सिटी तक पहुंच चुका है। इस सिटी में पहुंचने के बाद में लेंग यूरान कहने लगती है इस सिटी के अंदर हवा में उड़ना अलाउ नहीं है, इसलिए हमें जल्दी से नीचे जाना होगा और उसके बाद में अपने बीस्ट को बीस्ट रिंग के अंदर बंद करना होगा। ये सुनकर ये दोनों ईगल नीचे जाते हैं, इन दोनों को रिंग्स के अंदर बंद कर दिया जाता है। इसके बाद में ये सारे कलेक्टर पैदल ही इस सिटी के अंदर एंटर करते हैं। इस सिटी का नाम है टियांगफेंग सिटी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है। इसे देखकर एक कलेक्टर बोलता है यह तो काफी शानदार माहौल है, ये सिटी काफी शानदार है। इस सिटी के बारे में मैंने पहले भी काफी तारीफें सुनी है और इसके अलावा मैंने भी सुना है इस सिटी की एकेडमी काफी ताकतवर है, वहाँ पर काफी अच्छी तरह की कल्चरल स्किल सिखाई जाती है। ये बात करते हुए ये चारों बंदे टियानफेंग सिटी की टियानहेन एकेडमी तक पहुंच जाते हैं। इस एकेडमी के अंदर इनके अलावा भी और भी काफी सारे कल्टिवेटर्स है जो कि अलग अलग जगह से अपनी एकेडमी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। यहाँ पर कुछ सपोर्टर्स है और कुछ वो हैं जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इन्हीं में से एक कल्टिवेटर की नजर अज़ूरा एकेडमी के इन कल्टिवेटर्स पर पड़ जाती है, जो कि इन्हें देख कहने लगता है देखो अज़ूरा एकेडमी के कल्टिवेटर्स भी इस जगह पर आए हैं, पिछले 3 साल से ये लोग यहाँ पर कभी आए नहीं थे, अब 3 साल बाद यहाँ पर आए तो हमें उम्मीद है ये कुछ खास कर पाएंगे। ये कहते हुए बंदा लेंग यूरान को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लेंग यूरान इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। वो बस एकदम आराम से इसे कहती है आपका शुक्रिया मास्टर ली, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी बातों के ऊपर हम लोग खरे उतरेंगे। इस बार हमारे सेट से जो कल्टिवेटर आए ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे यकीन है इस कंपटीशन के अंदर हमारे सेट की जीत होने वाली है। इसी टाइम पर मास्टर ली का एक डिस्प्ले बोलने लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सेट के अंदर कितने ताकतवर कल्टिवेटर्स है, हमारा सामना कोई भी नहीं कर सकता। हम लोग चैंगफेंग इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, हमारी पावर बहुत ज्यादा है, हमने यहाँ पर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, यानी इसका मतलब इस कंपटीशन में हम ही जीतेंगे। फर्स्ट प्लेस तो पहले ही बुक हो चुकी है, आप लोग चाहें तो सेकंड के लिए ट्राई कर सकते हैं। इस टाइम पर एक दूसरी डिस्प्ले बोलने लगती है मुझे पता है आप तीनों में से सबसे ताकतवर ये जियान चैंग है, इसकी मैंने काफी तारीफ सुनी है कितना ताकतवर है, इसकी स्वॉर्ड स्किल्स कई बार पहाड़ों तक को हिला सकती है, लेकिन मैं ये नहीं मानती। कैसा रहेगा कंपटीशन शुरू करने से पहले हम एक अनऑफिशियल बैटल कर लें। जियान चैंग मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, क्या तुम मुझसे फाइट करोगे
ये एक अनऑफिशियल बैटल होगी, इसलिए इसके इस कंपटीशन के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा। जियान चैंग फ्लैट में बोलता है, नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर इस लड़की को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये केवल अपना गुस्सा पीकर रह जाती है। इसी टाइम पर ये मास्टर ली अपना हाथ दिखाकर इन्हें छुड़ाने लगता है। इसके डिस्प्ले बोलता है, जितना एटीट्यूड तुम लोग अभी हमें दिखा रहे हो, मुझे उम्मीद है इस कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद भी तुम्हारा जितना एटीट्यूड बचेगा, क्योंकि जब तक ये कॉम्पिटिशन खत्म होगा तुम सबके सब बहुत बुरी तरह हार चुके होंगे, और तब ऐसा भी हो सकता है इस तरह एटीट्यूड दिखाने के बजाय तुम सभी को हमारे सामने घुटने टेकने पड़े। अब यहाँ से हमारी मुलाकात सीधे एरेना के अंदर होगी। तुम लोग उम्मीद करना एरेना के अंदर हम सब सबसे एंड में मिले, ताकि तुम इस कॉम्पिटिशन के अंदर जितने लंबे टाइम तक बने रह सको। यही कहते हुए ये कल्टिवेटर चले जाते हैं। भाई कल्टिवेटर से अपने रूम में चले जाते हैं, और यहाँ से हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। इस टाइम पर शिफिंग थोड़ा सा परेशान है। उसके हाथ में एक स्क्रोल है जिसे वो लगातार दिखते जा रहा है। इस टाइम पर सुनैन उसके पास में आता है और उसे कहने लगता है, शिफिंग क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? शिफिंग कहता है, परेशान होने की बात तो है ही, ये कंपटीशन काफी खतरनाक है। इस कंपटीशन के अंदर जितने भी कल्टिवेटर्स आए हैं ये सब के सब बहुत ज्यादा हाई लेवल के हैं। इस स्क्रोल के अंदर उन सभी कल्टिवेटर्स के नाम है जिन सभी ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। इसे देखते हुए मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस कल्टिवेटर की क्या कमजोरी है जिसे हम फाइट के अंदर यूज कर सकें, लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे डर लग रहा है इस कंपटीशन के एंड तक हम यहाँ पर कोई रैंक खास रैंक नहीं बना पाएंगे। सुनैन कहता है, अभी तो ये कंपटीशन शुरू भी नहीं हुआ और अभी से तुम रैंक के बारे में सोचने लगे, केवल इस कंपटीशन के बारे में सोचो, रैंक तो फिर अपने आप ही बन जाएगी। शिफिंग कहता है, इस कंपटीशन शुरू होने से पहले ही हम सभी को रैंक दे दी गई है। टोटल 30 स्टूडेंट्स है जिन्होंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया गया है। उन सभी के कल्टिवेशन लेवल के हिसाब से हर एक कल्टिवेटर को यहाँ पर रैंक दी गई है। इसी रैंक के हिसाब से कल्टिवेटर आपस में फाइट करेंगे ताकि उनकी फाइट ज्यादा ताकतवर कल्टिवेटर से ना हो। जिसमें सुनैन उस स्क्रोल को देखने लगता है और फिर कहता है, अच्छा ऐसी बात है, यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स है, उन सभी में से 29 नंबर पे मैं हूँ, यानी इसका मतलब इन सभी स्टूडेंट्स में से मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, मेरे लेवल सबसे कम है। शिफिंग कहता है, वैसे मेरे थोड़ा बहुत सुनने में भी आया है कुछ लोग हैं तो वो तुम्हारे पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को तुम्हारे पावर के बारे में काफी कुछ पता है, इसलिए वो इस कंपटीशन से तुम्हें बाहर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम्हें सतर्क रहना होगा। वैसे ज्यादा खतरे की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर और भी काफी सारे कल्टिवेटर्स है जो कि सबके ऊपर वैसे भी नजर रखे हुए हैं। वो लोग यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है। सुनैन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मैं ध्यान रखूंगा। शिफिंग कहता है, वैसे क्या तुमने नोटिस किया इसके अंदर 4th नंबर पर जियान चैंग का नाम है? मुझे लगता है इस स्क्रोल के अंदर 4th रैंक ज्यादा बुरी नहीं है। ये सुनकर सुनैन उस स्क्रोल को दोबारा से ढंग से देखता है, उस वक्त चलता है जियांग चैन 4th नंबर पर है, वहीं वो लड़की जिसने उसे चैलेंज किया था और जियांग चैन ने फुल एटीट्यूड में उसे रिजेक्ट कर दिया था, उसका नाम फेंग यू है और वो 3रे नंबर पर है। शिफिंग आगे देता है, और देखो 1st नंबर पे तुम्हें किसका नाम दिखाई दे रहा है? ये जी युआन है, जो कि टिनहान एकेडमी का सबसे ताकतवर कल्टिवेटर है। इसकी पावर के बारे में सब लोग काफी अच्छी तरह जानते हैं। लगभग 2 साल पहले ये एक 9th स्टारलाइट कल्टिवेटर था, इसने ब्रेक थ्रू किया था। उस टाइम पर ही इसकी पावर काफी बढ़ गई थी, तब से इसने पावर के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीमेंट किया है, कई सारे स्किल्स सीखा है। इसके अलावा इसकी सबसे मेन पावर है इसकी स्वॉर्ड। इसके पास में ब्लैक क्लाउड स्वॉर्ड है जो कि इसे बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है और कई सारे स्किल्स को यूज करने की परमिशन देती है। वैसे तुम्हें पता है इस कॉम्पिटिशन का एक नियम है, इस चाइल्ड स्टेज से कम लेवल कल्टिवेटर ही इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन एक बार पार्टिसिपेशन के बाद में कल्टिवेटर चाहे तो अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है। इस चीज के ऊपर कोई भी नियम नहीं है। इस वजह से मुझे लगता है सभी कल्टिवेटर्स इस चीज के इंतजार में होंगे, जैसे ही उनकी जगह यह पक्की हो जाएगी वो फाइट के बीच में अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि नियमों के हिसाब से ये एकदम सही है तो कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा और इस तरीके से उनके पास में लेवल का एडवांटेज हो जाएगा। इसी वजह से हमें इस चीज के ऊपर भी पूरी ध्यान देना होगा। अगर वो लोग ही करेंगे तो हमें भी ऐसा कुछ करना होगा। सुनैन कहता है, वैसे यहाँ पर 2nd नंबर पे भी एक बंदा है जिसका नाम है जाओ यान, इसके बारे में तुम क्या जानते हो? शिफिंग कहता है, ये भी जी युआन की तरह काफी ज्यादा ताकतवर है, इसके पास में कल्टिवेशन का काफी अच्छा लेवल है, लेकिन इसके अलावा इसके पास क्राफ्टमैनशिप की भी स्किल है। इसी स्किल की मदद से इसको ये पावर मिलती है कि फ्लेम को अपने से कंट्रोल कर सकता है। इसकी फ्लेम से भी थोड़ा संभल के रहना होगा। ये सुनकर सुनैन सोचने लगता है, क्राफ्टमैनशिप की स्किल, मुझे लगा ही था इस स्किल को फाइट के अंदर यूज किया जा सकता है। अब मैं खुद से एक क्राफ्टमैन को इस स्किल को फाइट के अंदर यूज करते हुए देख पाऊंगा। तो ये शिफिंग आगे बोलता है, अब 3रे नंबर पर आती है एक लड़की जिसका नाम है फेंग यू। ये वही लड़की है जिससे मुलाकात हमारी कल हुई थी। कहा जाता है ये लड़की बहुत ताकतवर है, ये इस टाइम पर स्टारलाइट स्टेज के एकदम पीक पर है, यानी 9th स्टेज पर। और इसके अलावा ये फबी चारों तरफ फैली हुई है कि जब इसका जन्म हुआ था तब इसके पास में स्वॉर्ड फिजिक था। अगर ऐसा सच है तो इसकी स्वॉर्ड स्किल्स काफी शानदार होगी। अगर किसी कल्टिवेटर के पास में स्वॉर्ड फिजिक होता है
तो वो स्पोर्ट्स स्किल्स को काफी ज्यादा फास्ट सीख सकता है। इसलिए बेसिक तौर पर हम ये कह सकते हैं इस लड़की के पास में इतनी पावर है कि बड़ी सनी से जंग चेन को फाइट में चैलेंज कर सकती है और उसे अच्छी टक्कर भी दे सकती है। फाइट का रिजल्ट क्या निकलेगा ये कोई कह नहीं सकता। इसके बाद में सुनियान वापस से उस स्क्रोल की तरफ देखता है। उसे उस स्क्रोल के अंदर 7 नंबर पे एक जान पहचान नाम दिखाई देता है जो कि सुनयान के भाई क्वीन हैन का है, जिसने शायद से सुनयान से पिटने के बाद में अजूरा अकेडमी को छोड़ दिया था और टिनहान अकेडमी को ज्वाइन कर लिया था। जब सुनयान इस नाम को देखता है तो सोचने लगता है चलो बढ़िया ही है, क्या मेरी मुलाकात मेरे भाई से हो जाएगी। पिछली बार जब मैं उससे मिला था तुम दोनों की फाइट हो गई थी और मैंने उसे बहुत ज्यादा हरा दिया था। अब मैं उसे बताऊंगा मेरी पावर अब कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा मुझे ये पता पड़ेगा उसने यहाँ पर कल्टिवेशन करके क्या अचीव किया है। और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।